मोदी जी हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूं। कोर्ट का ये कहना है कि इतना टुच्चा केस है, इतना फर्जी केस है, इतना बेकार केस है, इतना गलत केस है। तो यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, यह एक संकेत था। संकेत इस बात का कि 4 साल की गिरावट, आरोप, गिरफ्तारी, जेल, बदनामी, मीडिया ट्रायल के बाद उन्हें लग रहा है कि वह फिर से खड़े हो चुके हैं। ये वही तेवर है जो 2013 से 2015 के दौर में दिखा करता था। लेकिन सवाल यह है कि ये पुनः जन्म कैसे हुआ है और कहानी की जड़ आखिरकार कैसे शुरू हुई थी। इस पूरे कहानी को समझने के लिए आपको भावनाओं से नहीं, कानून से देखना होगा, कानून की नज़र से देखना होगा। समर्थक या विरोधी बनकर नहीं, एक नागरिक बनकर देखना होगा, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक नेता का नहीं है। यह मिसाल बनेगा आने वाले वर्षों में जब किसी मुख्यमंत्री या बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा तो इस केस का उन्हें हवाला दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपके एक सब्सक्राइब से मेरी आवाज़ जो है वो और मजबूत होगी और आज और बेबाकी से हम अपनी आवाज़ को उठा सकेंगे और आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से समझा सकेंगे। तो दोस्तों, कहानी का पहला सिरा जाता है 2021 में। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की थी। तर्क दिया गया, सिस्टम पारदर्शी बनेगा, सरकारी राजस्व बढ़ेंगे, लाइसेंसिंग में भ्रष्टाचार कम होगा, निजी खिलाड़ियों को खुला प्रस्ताव मिलेगा। कुछ महीने तक बाजार में शराब का दाम गिरा, छूट बढ़ी। सरकार ने कहा यह रेवेन्यू मॉडल बेहतर है। नमस्कार। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। और फिर 2022 में आरोप उठने लगे। दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट राज्यपाल तक पहुंची। उस समय राज्यपाल थे विनय कुमार सक्सेना। रिपोर्ट में कहा गया कि नीति बनाते समय प्रक्रिया त्रुटि हुई है। 12% की मार्जिन का मुद्दा उठा। यह आरोप लगा कि कुछ खास व्यापारियों को फायदा पहुंचाया गया है। मामला रेफर हुआ। अगस्त 2022 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने केस इसके अंदर दर्ज कर लिया। यहीं से असली खेल जो है वह शुरू होता है। धीमे धीमे नाम सामने आने लगते हैं। तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह, पार्टी से जुड़े अन्य लोग एक के बाद एक गिरफ्तार होने लगे। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है, किसी के भी खिलाफ कोई सबूत। फिर एंट्री होती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, यानी कि PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये वही एक्ट है जिसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल होती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु भी समझना होगा कि सामान्य आपराधिक मामले में अभियोजन को दोषी साबित करना होता है, लेकिन PMLA में आरोपी को ही यह साबित करना पड़ता है कि वह दोषी नहीं है। धारा 45 कठोरता ने इसे कानून को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। अब दोस्तों, हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पर। 21 मार्च की वो रात दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के बाहर हलचल बढ़ चुकी थी। पूछताछ लंबी चली और फिर गिरफ्तारी हो गई। ईडी की टीम, आपको बता दें कि केजरीवाल के घर 12 से ज्यादा ईडी के अफसर फिलहाल मौजूद हैं। केजरीवाल के आवास पर ईडी का सर्च जारी है और साथ ही केजरीवाल के घर के बाहर फोर्स भी तैनात है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी। तो भारी तादाद में पुलिस वाले वहां पर मौजूद हैं, SCP रैंक के कई अधिकारी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा हो रहा है। तो ये 10वां समन लेकर ईडी की टीम केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके घर पर पहुंची है। इससे देश में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को इस तरीके से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दिया था। लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी पद को छोड़ा था, लेकिन केजरीवाल ने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। और फिर 28 मार्च की वह सुबह आती है जब राउज एवेन्यू कोर्ट में हलचल थी। वकील भी वहां थे, मीडिया भी वहां थे, समर्थक भी वहां थे। सबकी नजर इस सुनवाई पर थी। मामला था कथित शराब नीति घोटाले का, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ और गिरफ्तारी के बाद अब कानूनी लड़ाई अपने अहम मोड़ ले चुकी थी। ईडी की तरफ से अदालत में कहा गया कि नई शराब नीति से कुछ निजी लोगों को फायदा पहुंचाया गया है और इससे पार्टी को भी प्रत्यक्ष लाभ मिला है।
एजेंसी का दावा था कि फैसला सामान्य प्रक्रिया से हटकर लिए गए हैं और इसमें पैसों का लेन देन हुआ है और बचाव पक्ष ने इस आरोपों को गलत बताया। उनका कहना था कि कोई सीधा सबूत नहीं है जो यह साबित कर सके कि मुख्यमंत्री ने गलत काम में हिस्सा लिया था। वकीलों ने कहा कि कुछ गवाहों के बयानों के आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई करना ठीक नहीं है। खुद अरविंद केजरीवाल ने अदालत में खड़ा होकर सवाल उठाया, क्या सिर्फ आरोप लग जाने से किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजा जा सकता है? और ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे अदालत के बाहर भी इसकी गूंज बढ़ने लगी। टीवी चैनलों पर लगातार डिबेट और यह पूरा घटनाक्रम राजनीतिक रूप से भी बेहद असरदार रहा और पार्टी ने इसे साजिश बताया, जबकि विपक्ष ने कहा कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत भी दे दी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं, परसों मुझे सरेंडर करना है। वे बाहर आए, रैलियां भी की, भाषण भी दिए, फिर तय समय सीमा पर वह वापस जेल भी चले। अब ये लोग कह रहे हैं केजरीवाल को दोबारा जेल जाना पड़ेगा। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में। अगर आपने 25 मई को बटन दबाने जाओगे, अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और अगर आपने इनका बटन दबाया तो मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। और यह पूरा घटनाक्रम राजनीतिक रूप से भी बेहद असरदार रहा और केंद्र सरकार जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, लगातार वो ये कहते रहे कि एजेंसी स्वतंत्र है और कानून के अनुसार काम हो रहा है। सरकार का कहना था कि किसी के पद को देखकर जांच नहीं रोका जा सकता है। इस केस में एक और अहम मुद्दा था और सप्लीमेंट्री चार्जशीट नियम के मुताबिक 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है, लेकिन अगर जांच पूरी नहीं होती है तो एजेंसी और दस्तावेज जोड़ सकती है। कई कानूनी जानकारों ने कहा कि जांच लंबे समय तक नहीं खींचनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका था कि कानून का इस्तेमाल संतुलन तरीके से होना चाहिए। फिर वह दिन आया जब 598 पन्नों का आदेश सामने आया। यह अंतरिम फैसला नहीं था लेकिन बेहद अहम था। अदालत ने कहा जांच और प्रक्रिया में गंभीर कमियां दिखाई देती है। आरोप तय होने से पहले ही चार्जशीट को खारिज कर दिया गया। साथ ही जांच अधिकारियों की भूमिका का समीक्षा करने का निर्देश भी दिया गया। आमतौर पर क्या होता है, पहले आरोप तय होता है, फिर गवाह बुलाए जाते हैं, फिर लंबी सुनवाई चलती है और फिर अंतिम फैसला आता है। लेकिन यहाँ मामला आरोप तय होने से पहले ही रुक। आज मैं चौथी पास राजा को एक चैलेंज देना चाहता हूँ। जैसे पिछली इंक्वायरियों में कुछ नहीं निकला, अगर इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा तो क्या आप इस्तीफा दोगे झूठी इंक्वायरियां कराने के जुर्म में? लेकिन यह मामला आरोप तय होने से पहले ही रुक गया। यही वजह है कि इसे अलग और महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है। अब बड़ा सवाल, क्या मामला पूरी तरीके से खत्म हो गया है? तो कानूनी तौर पर नहीं, ऊपरी अदालत में अपील की जा सकती है। अगर वहां से फैसला आता है तो कहानी बदल सकती है, इसलिए इसे आखिरी पड़ाव नहीं कहा जा सकता है। यह केस कई मायने में अहम है। पहला, जांच एजेंसियों की साख का सवाल है। अगर अदालत चार्जशीट खारिज करती है तो लोग पूछेंगे कि जांच कितनी मजबूत थी। दूसरा, कानून की साख पर बहस होगा। PMLA कानून के तहत गिरफ्तारी और जमानत की सख्त मानी जाती है। यह कानून में संतुलन है, यह सवाल उठेगा। और तीसरी बात तो यह है कि इस पे राजनीति पर भी असर पड़ेगा। चुनाव के समय हुई कार्रवाई को लेकर समर्थक और विरोधी दोनों अपनी अपनी बात रखेंगे। और चौथा पॉइंट, मीडिया की जिम्मेदारी। क्या आरोप को आरोप की तरह दिखाया गया था या पहले ही फैसला सुना दिया गया था? यह आत्ममंथन का विषय है। अब केजरीवाल फिर से जनता के बीच में है। वे कह रहे हैं कि सच की जीत हुई है और अंतिम फैसला जनता करेगी। लेकिन लोकतंत्र में अदालत की भूमिका सबसे अहम होती है। अगर ऊपरी अदालत अलग राय देती है तो स्थिति बदल सकती है। इतिहास बताता है कि बड़े राजनीतिक मामले लंबे समय लेते हैं। कुछ नेता इससे और मजबूत बनकर निकलते हैं, कुछ की छवि पर अस्थिरता असर पड़ती है। यह मामला किस दिशा में जाएगा यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि यह केस आने वाले वर्षों में चर्चा का विषय रहेगा। कानून की पढ़ाई, मीडिया की बहस और राजनीतिक मंच इसका उदाहरण दिया जाएगा। अब सवाल आपसे है, क्या यह न्याय की मजबूती है या राजनीतिक का नया अध्याय है? अदालत कानून के आधार पर फैसला सुनाती है, जनता वोट के आधार पर अपना फैसला सुनाती है और लोकतंत्र की असली ताकत यही है। फैसला अदालत सुनाती है लेकिन बहस हमेशा जनता करती है। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब तो भाई बनता ही बनता आज है। दिल्ली में कहीं चले जाओ, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, अस्पतालों में दवाइयां मिलनी बंद हो गई हैं, मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं, स्कूलों का बुरा हाल हो रहा है। पूरे दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा कभी दिल्ली की जनता ने नहीं देखा था। यमुना का बहुत बुरा हाल हो गया है। एक चीज बता जो तो दिल्ली में इन्होंने ठीक करी हो, पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। सबसे बड़ा खामियाजा मोदी जी और अमित शाह जी की सत्ता की हवस, उसका सबसे बड़ा खामियाजा दिल्ली के 3 करोड़ लोगों ने भुगता है। दिल्ली के लोगों से जाके पूछो